हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन मुद्दों पर लॉ बना सकती है, जो भी नियम रीजन से जिनके कारण सेपरेट रीजन को हमने मेंटेन करने के लिए ये यूज, ऐसा और कहीं फेडरल कंट्री में नहीं होता है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई होप सब कुछ सही चल रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आपको कंसेप्ट भी चीज़ें समझ में आ रही है। आई नो कि एसएसटी थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी इट हेल्प्स टू बिल्ड योर इंटेलेक्ट। सो इसको इस तरीके से पढ़ना है, मार्क्स वगैरह के लिए तो आप मैनेज कर लोगे, डोंट वरी। सो आज हम लोगों का टॉपिक का डिस्कशन है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। कहने का मतलब ये है कि क्या वाकई में इंडिया फेडरल कंट्री है। रीज़न ये है कि जिस टाइम पे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, जब हम लोगों को आज़ादी मिली, उस टाइम पर एक तो पार्टीशन भी हुआ था, तो लोगों के लिए प्रॉब्लम की बात तो थी, लेकिन गवर्निंग लेवल पे जो एक मेजर इशू ये था कि हमारा कंट्री जो है कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था, छोटे छोटे किंगडम में बटे हुए थे, राजा थे वहाँ पे, प्रिंस थे, इस तरीके के में बटा हुआ था हमारा कंट्री। उन सारे लगभग मोर देन 560 स्मॉल किंगडम्स थे, किंगडम्स कह लो या फिर प्रिंसली स्टेट्स कह लो, ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो, प्रिंसली स्टेट्स, इसमें बटे हुए थे। इन सबको यूनाइट करने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो इन सबको यूनाइट किए, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द लिखा गया कि इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से भी फेडरल शब्द का यूज हुआ ही नहीं है। तो प्रश्न ये है कि क्या वाकई में इंडिया हमारा फेडरल कंट्री है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए फेडरल के जो 7 फीचर्स थे, इसी से चेक कर लेते हैं कि दो देयर इज नो मेंशन दिस वर्ड, फेडरल शब्द का कहीं पे मेंशन नहीं है, इसके बावजूद भी हम ये चेक करते हैं कि क्या वाकई में जो 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है उसको मैच करता है। जिसमें सबसे पहला ये था 7 फीचर्स में कि देयर मस्ट बी 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, आप ये कह सकते हो टीयर ऑफ गवर्नमेंट। सो 2 या 2 से अधिक लेवल का गवर्नमेंट, तो हाँ ठीक है। इंडिया में हमारे जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, और साल 1992 और 93 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव से हम लोगों ने पंचायती यानी 3rd टियर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। 3rd टियर पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज, तो हमने 3rd टियर के गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया था संविधान में। तो आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमारा जो कंट्री है वहां पे 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। सो यस, पहला फीचर मैच कर रहा है। सेकेंड, इनके जो वर्क स्पेस है देयर मस्ट बी क्लियर डिवीजन। इनका जो वर्क स्पेस है वो क्लियरली डिवाइडेड होना चाहिए, उनमें डिवीजन होना चाहिए, या आप इसको थोड़े से टेक्निकल वर्ड में ऐसे कर सकते हो कि इनका जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन क्लियरली डिवाइडेड, यानी जो इनका वर्क स्पेस है, एरिया पे स्पेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग मैटर पे वर्क करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग मैटर पे वर्क करेगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज अलग मैटर पे वर्क करेंगे। क्या ऐसा है? यस, देयर इट इज। हमारे संविधान में 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है। एक है यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, दूसरा है स्टेट लिस्ट जिस पे राज्य सरकार लॉ बनाते हैं, और तीसरा है
कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसी तरह से पंचायत के लिए भी 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी 11th शेड्यूल, इसमें भी वो लिस्ट दिए हुए हैं जिन मुद्दों पर ये गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, ये लोग लॉ बनाते हैं। सो यस, देयर इज ए क्लियर डिवीजन। थर्ड, ये जो डिवीजन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है? मींस जो आपको वर्क स्पेस दिया हुआ गया है, कल को ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे छीन ले कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के बारे में, कि जो आपको पावर दिया गया है कि आप इस मैटर पे वर्क करो, ऐसा तो ना हो कि कल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस तरीके का गवर्नमेंट तो फिर तो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगा। सो यस, जब बात आती है इस 7th शेड्यूल के मुद्दों को, यानी जो बातें दिया गया है इस वाले में, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मींस क्लियर है कि सब जो है अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, कल को अगर गवर्नमेंट को चेंज करने का मन भी हुआ, तो जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट ये था, ये क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो ये गारंटी जो है मिल रहा है। थर्ड, नो यूनिलैटरल चेंज, यानी कि अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट को मन भी हुआ कि इस मुद्दों में कोई सा बदलाव करने का, तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस तरीके का कोई बिल लेके आता है कि हमें जो है इन मुद्दों में बदलाव करना है, तो उसे ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट में उसको पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट पास करना पड़ेगा, लेकिन पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी चाहिए वो 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, इतना आसान भी नहीं है, यानी इजी वे से आप इसको पास नहीं करा सकते, पहला चीज। दूसरा, 50% स्टेट से भी रेटिफिकेशन चाहिए। 50% जितने हमारे स्टेट्स हैं उसमें से 50% स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए, तो इतना आसान नहीं है कि आप आसानी से इसके मुद्दों को बदल सको। सो यूनिलैटरल, यस, आप यूनिलैटरल बदलाव नहीं कर सकते हो, फेडरल फीचर ये भी मैच करता है। पांचवा, हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 5th पॉइंट है, हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। सी, इनको समझने के लिए एक बात समझो, ये है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस जो हैं उनके बेसिस पे गवर्नमेंट वर्क करता है। जो भी संविधान में बातें लिखी गई है उनके बेसिस पे जो है गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य, उनको एक तरीके से वो दे दिया गया है कि मतलब आप इस इन मुद्दों पे काम करोगे, दे हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट, एनी हाउ। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो कल को इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो प्रोविजन लिखा ना हो, सम हाउ इफ दे वायलेट, तो इसको कौन जज करेगा? सी, अगर हम लोग जुडिशरी के ड्यूटी को समझें तो दे आर द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो अगर कल को इन्होंने कोई वायलेट किया तो ये उसको क्रॉस चेक करेंगे। एट द सेम टाइम, अब इंडिपेंडेंट कैसे है? जज या फिर जुडिशरी, हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सारे मुद्दों के बारे में संविधान में सेपरेटली ये लिखा गया, आर्टिकल 124 से लेकर 147 सिर्फ जुडिशरी के बारे में। तो अगर आप हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ये लेजिस्लेशन, ये एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशरी, और इनके हेड होते हैं प्रेसिडेंट। तो अगर लेजिस्लेटिव, फाइनली वो बिल बनेगा जब प्रेसिडेंट पास करेंगे। एग्जीक्यूटिव, जो बिल पास हुआ है उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी भी डायरेक्ट जो है वो सिर्फ एक तरीके से अकाउंटेबल है प्रेसिडेंट को, और वो भी उन पे भी अकाउंटेबल नहीं है, दे आर अकाउंटेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। तो यस, आवर जुडिशरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट।
इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे हम लोग 6th और 7th पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स में 6th था हमारा सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का अलग। तो बात तो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सारे। जीएसटी तो खैर स्टेट का भी लगता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है, जैसे कि सेल टैक्स, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी, एक्सेट्रा। सो यस, देयर इज ए सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है। सेवेंथ पॉइंट कि जब इतने सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, इट एंश्योर कंट्री की नेशनल यूनिटी एंड आल्सो रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। कंट्री के अंदर जो भी डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट भी किया जाता है और कंट्री के नेशनल यूनिटी को भी जो है मेंटेन रखता है। तो यस, हमारे इंडिया के बारे में जो संविधान में लिखा हुआ है, यस देयर इज नो मेंशन द वर्ड फेडरलिज्म और फेडरल, इस शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई किसी भी तरीके से मेंशन नहीं है। इसके बावजूद भी हमारा कंट्री कंप्लीटली क्या है, फेडरल फीचर्स को फॉलो करता है, फेडरल फीचर्स को पूरी तरीके से फॉलो करता है। क्लियर है? ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पावर कैसे डिवाइडेड है उसको समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो कि मेंशन है कहां पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली जिसको बोलते हैं 7th शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब एक तरीके से लिस्ट होता है। जैसे मैं अगर एक शेड्यूल बना दूं स्टूडेंट्स का, तो उसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे ही 7th शेड्यूल डिस्कस करता है वो कौन कौन से पावर है। तो एक है हमारा यूनियन लिस्ट। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है जो पूरे नेशनल इंटरेस्ट यानी कि पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए होता है। जैसे कि ऐसे मुद्दे जो फॉरेन से रिलेटेड हो, फॉरेन जैसे बैंकिंग, डिफेंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इस तरह के मुद्दों को यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन पे लॉ बनाती है, यानी पार्लियामेंट में बैठ के इन मुद्दों पे लॉ बनता है। ऐसे कई सारे मुद्दे दिए हुए हैं। ऐसे ही स्टेट लिस्ट जैसे कि पुलिस, यहां डिफेंस का मतलब आप आर्मी समझिए। जैसे पुलिस, स्टेट के अंदर ट्रेड विद इन स्टेट, ऐसे मुद्दे, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, लैंड से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, ऐसे एक्सेट्रा कई सारे ऐसे मुद्दे जो इस लिस्ट में मेंशन्ड है। उस पर सिर्फ राज्य सरकार, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के अंदर लॉ बनता है। यहां पर जो लॉ बनता है इस वाले में, ये बनता है लोकसभा के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये स्टेट लिस्ट हो गए। तीसरा हमारा है कॉनकरेंट लिस्ट।
वो मुद्दे जिन पे राज्य सरकार यानी विधानसभा भी लॉ बना सकता है और लोकसभा भी लॉ बना सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एक्सेट्रा, सक्सेशन, बहुत सारी मुद्दे हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को भी लॉ बनाने का अधिकार है। ऐसा सिचुएशन जिसमें दोनों ही अगर लॉ बनाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है उस पर लागू होगा। ठीक है, अगर कहीं पे क्लैश होता है तो। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं, ये 3 लिस्ट ही मेंशन है 7 शेड्यूल में और कुछ नहीं। अब एक आप कह सकते हो कन्वेंशन यानी कि समझ ऐसी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इनमें मेंशन ना हो, नॉट मेंशन इन दीज 3 लिस्ट। इन 3 लिस्ट में अगर मेंशन नहीं है तो उसको बोलेंगे रेजिड्यूरी मैटर, या लिस्ट कह लो, मैटर ही को रेजिड्यूरी मैटर। जैसे जब हमारा संविधान बना 1947 में, 1950 में तैयार हुआ, तो जब संविधान बना तो उस टाइम में इंटरनेट जैसा मैटर नहीं था। आज के टाइम में कई सारे मुद्दे, जैसे साइबर रिलेटेड क्राइम वगैरह हो रहा है, अब ये तो मेंशन ही नहीं था लिस्ट में जिस टाइम पे संविधान बना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, आज के टाइम में एआई, इन मुद्दों के बारे में तो पहले कुछ नहीं लिखा था संविधान के बारे में। तो इन मुद्दों को जो कहीं पे मेंशन नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे रेजिड्यूरी मैटर, एंड दीज आर ओनली कैटर बाय पार्लियामेंट, यानी इस मुद्दों को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील कर सकता है और कोई नहीं। क्लियर है? वो मुद्दे जो इन तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं है, दोज मैटर्स ओनली कम्स अंडर दी लोकसभा या पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन मुद्दों पर लॉ बना सकती है जो भी नियम कानून बनाना है। तो जैसे एक आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। ऐसे एआई से रिलेटेड और भी इस तरीके से लॉ आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेजर लिस्ट है जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल में दिया गया है, जो ये शो करता है कि हमारे कंट्री में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग लेवल पर। क्लियर? और यही किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फेडरलिज्म को। इसी तरीके से पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए 11th और 12th शेड्यूल में दिया गया है। बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, छोटे मोटे मैटर। जैसे 11th शेड्यूल में लगभग 29 मैटर्स हैं और 12th शेड्यूल में लगभग 18। तो ऐसे कुछ मुद्दे दिए गए हैं जो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी उसको हैंडल करती है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर एक लास्ट टॉपिक और हम लोग करते हैं आज के लिए। तो इस टॉपिक में ये डिस्कस करना है कि व्हाट मेक्स इंडियन फेडरलिज्म डिफरेंट। ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण हमारा इंडियन फेडरलिज्म जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहला कॉज रेजिड्यूरी फीचर्स का होना। रेजिड्यूरी फीचर्स यानी कि अगर कोई मुद्दा संविधान में नहीं लिखा है तो उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। तो ये एक तरीके से फेडरल फीचर्स से अलग है कि भाई अगर राज्य का कोई नया मुद्दा है तो राज्य डील करे, लेकिन नहीं। दूसरा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। दूसरा, हमारा जो डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि हर एक स्टेट्स के साथ ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टेट्स। सारे राज्यों के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिकल
371 प्रोटेक्शन देता है नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को। ना सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, इनको ऑथोराइज करता है कि आप अपने लिए, अगर आपको लगता है कि सेंट्रल के द्वारा बनाया गया लॉ आपके लिए उचित नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो। इसमें कई सारे प्रोविजन है, आर्टिकल 371 ए से लेके आर्टिकल 371 बी ऐसे करके एस तक है। तो कई सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। दूसरा, ऐसे एक है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो राज्यों के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि अभी के टाइम में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के पास स्पेशल पावर है। अगेन उसके पीछे का कॉज ये है कि ये राज्य में एबोरिजिनल्स यानी कि बहुत ही पिछड़े हुए लोग रहते हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए स्पेशल एफर्ट तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जो है सेंट्रल के द्वारा जो लॉ बनाया गया वो हर जगह एक ही जैसा अप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। तो इन जगह पे ये लोग अपने हिसाब से मैनेज करके अपना लॉ मेंटेन कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से अलग दिख रहा है। तीसरा, हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरीज के प्रोविजंस है। यूनियन टेरिटरीज, यूटी, जैसे कि, और उस यूटी के बनने के कॉजेज भी अलग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, लद्दाख। तो ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके होने का रीजन कुछ और है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो ये पहले एक फ्रेंच कॉलोनी था, तो यहां का कल्चर ही डिफरेंट है। इन कल्चर को इंश्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूनियन टेरिटरीज पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही राज करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करेंगे, ठीक है, मैनेज करेंगे। तो इन एरियाज को, क्योंकि ये कल्चरली डिफरेंट है, इनको मैनेज करने के लिए दैट इज द रीजन दीज आर यूनियन टेरिटरी। इसी तरीके से चंडीगढ़ और दिल्ली, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग है। दैट इज द रीजन इनको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इनको यूटी बना के रखा गया है। इसी तरीके से दादर नागर हवेली, ये पहले जो है पोर्तुगीज टेरिटरीज था। इनके छोड़ने के बाद इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए कंट्रोल में रखती है, अगेन कल्चरल डिफरेंस के कारण मेन चीज। इसी तरह से लक्षद्वीप, अंडमान, इनका कॉज है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। क्योंकि एक तो इनके पास मिनरल्स यहां पे हमारे बहुत सारे हैं, मिनरल्स रिसोर्स, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी। दैट इज द रीजन इनको यूटी बना के रखा गया है। तीसरा लद्दाख, ये भी हमारा क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो सिक्योरिटी तो है ही, और दूसरा है कल्चर। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिनके कारण सेपरेट रीजंस को हमने मेंटेन करने के लिए ये यूटी, ऐसा और कहीं फेडरल कंट्री में नहीं होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट, यूनियन टेरिटरीज हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, हाँ जुडिशरी। फोर्थ पॉइंट, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग जुडिशरी हो और स्टेट गवर्नमेंट का अलग ना। हमारे कंट्री में इसको बोलते हैं, हमारे कंट्री की जुडिशरी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्लियर है? तो ये जो है फेडरल स्ट्रक्चर से अलग है, राज्यों का अलग कोई ऐसा कोई कोर्ट नहीं है। इवन हमारे कंट्री के अंदर अगर मान लो कोई मुद्दा पहले सेशन कोर्ट में आया,
सेशन कोर्ट का वर्डिक्ट अगर आया, उसको अगर चैलेंज करना है उनके वर्डिक्ट के अगेंस्ट, तो इनको जाना है हाई कोर्ट। अब अगर हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसको चैलेंज करना है तो जाना है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक तरीके से सब के सब इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेट। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल से रिलेटेड है, स्टेट सेपरेट एक अलग राज्य है, उन राज्य का अपना अलग कोर्ट है, नहीं। हमारा जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर से अलग है, हमारा जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। क्लियर? एक मिनट इसको मिटा दूं मैं। तो हमारे कंट्री में फिफ्थ, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर, अब अगर फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर फाइनेंशियल पावर की देखें तो ये है पब्लिक, मान लो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अब रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा पब्लिक इनको भी दे और इनको भी दे, तो ये फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मुद्दा ये है, हमारे जो कंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके फीलिंग को बस आप समझो, पब्लिक, और ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स है, जहां से ज्यादा रिसोर्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, वो कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए जीएसटी ले लो आप, फुल कलेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत थोड़ा सा मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो सेल टैक्स या फिर स्टैम्प ड्यूटी, उससे बहुत कम इनकम है। बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैं पहले ले लिया फिर वापस दे दिया। ये स्ट्रक्चर, ये भी इसके बारे में भी संविधान में मेंशन है, आर्टिकल 280 में, जो ये तरीका बताता है, फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश करके जो ये तरीका बताएगा कि कैसे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसे। तो प्रॉब्लम यही है ना कि पहले सेंटर के पास जा रहा है फिर स्टेट के पास आ रहा है, तो ये भी अगेंस्ट फेडरलिज्म है। बट एक बात याद रखना, आप इतने सारे प्रोविजन जो हम लोग डिस्कस किए उसमें एक कंक्लूजन आपको मिलेगा कि सेंट्रल हमारा पावरफुल है, सेंट्रल के पास पावर ज्यादा है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। वहीं अगर दूसरा था कमिंग टुगेदर, उसमें राज्यों के पास पावर ज्यादा हुआ करता था। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये मेजर था। क्लियर? छठा पॉइंट आप इससे ये भी रियलाइज कर लो कि जो अमेंडमेंट यानी संविधान में बदलाव करने का, अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, तो अगर संविधान के स्पेशली जो फेडरल फीचर्स है उनके बारे में, संविधान में बदलाव यानी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसे किसी बदलाव को लेके आना है तो उन मुद्दों को, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक बिल लेकर आई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई जिसके अंतर्गत जो 7 शेड्यूल के कुछ मुद्दे हैं उनको बदलना है। अब आप इसको अच्छे समझिएगा क्यों थोड़ा सा अलग है हमारा। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आया, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वो पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए, आसान नहीं है, पार्लियामेंट में बिल लेके आए। अब वो गया बिल लोकसभा, तो लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए। 2/3 का मतलब ये हो गया, मान लीजिए 100, तो 66 तो चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से फिर राज्यसभा में जाएगा, यहां पर वोटिंग होगा तो 2/3, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन हो गया, ओके, सेंट्रल लेवल पे तो ठीक है। बट जब यही मुद्दा विधानसभा में जाता है, विधानसभा में जाता है, तो यहां पहली बात तो सारे स्टेट ने, इससे 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब सहमति चाहिए। वो भी कैसे कैसे? तो एक तरीके से ये अपने विधानसभा के अंदर रिजोल्यूशन लेके आते हैं और पास विथ सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी,
यहाँ पे क्या चाहिए, इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। जब सेंट्रल लेवल पे बात है तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन स्टेट लेवल पे जब बात आ रही है तो वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी। चलो डिस्कशन हुआ, 100 लोग आए हुए हैं, 50 लोग 51 लोगों ने इसको पास कर दिया, ओके पास। ज़्यादा इनको ज़्यादा पावर नहीं दिया गया कि जो मैंने बिल बना दिया, जो मैंने पास कर दिया, उस पर ज़्यादा तुम डिस्कशन मत करो। तो अगेन इट शोज दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरीके से हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है वो डिफरेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल अगले क्लास में। थैंक यू।